हेलो नमस्कार आप सभी को। तो आज हमारा वंशागति में विविधता के सिद्धांत का पार्ट 4 है। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर खत्म हो जाने के बाद हम लोग इसमें 100 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन किया, इसमें 100 क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर अपलोड कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सारा कुछ कवर किया गया है। इसमें लगभग हमको 4 घंटा लग जाएगा, मतलब ये लेक्चर लगा के 4 घंटा लग ही जाएगा। तो समझ सकते हैं कि कुल मिला के सारा चीज़ कवर किया गया, कुछ भी छोड़ा नहीं गया। आपके एनसीईआरटी हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ कवर किया गया। पता नहीं लोग एक लेक्चर में 1 घंटा में कैसे निपटा देते हैं। तो हमने सारा कुछ पढ़ाया है, जो भी आपके एग्जाम में आने का चांस है और जो एनसीईआरटी में आपका दिया सारा कुछ कवर किया गया है। तो आइए आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं उत्परिवर्तन से। आज हम जानेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन टॉपिक समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप म्यूटेशन समझिएगा तब आपको जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि आनुवंशिक विकार आसानी से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं म्यूटेशन से। आइए सुनिएगा क्या होता है म्यूटेशन। इससे पहले हम आपको जब शुरू में पढ़ा रहे थे इंट्रोडक्शन वीडियो में जेनेटिक्स का, तो हम आपको बताए थे उत्परिवर्तन क्या होता है। आनुवंशिक संयोजन में अचानक से परिवर्तन को हम क्या बोले थे? म्यूटेशन बोले थे। बस बोले थे, इतना याद रखने। जो कि क्या होता है? विविधता का कारण बनता। बताए थे विविधता का 2 कारण होता है, एक होता है उत्परिवर्तन, दूसरा क्या होता है? लैंगिक जनन। हम पढ़े थे उत्परिवर्तन क्या होता है, थोड़ा सा आज हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे उत्परिवर्तन क्या होता है। इसके बाद हम लोग आनुवंशिक विकार पढ़ेंगे, आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आइए सुनिएगा, हम लोग पढ़ना शुरू करिए। म्यूटेशन ये हमारा पार्ट 4 है। ध्यान से सुनते रहिएगा, समझिएगा आसानी से आप। हम पढ़ना शुरू क्या किए हैं? उत्परिवर्तन। म्यूटेशन देखिए क्या होता है, जीन या गुणसूत्र की संरचना या संख्या में अचानक होने वाले अस्थायी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। फिर से सुनिए, उत्परिवर्तन क्या होता है? जीन या गुणसूत्र की संरचना बदल जाएगा, या तो उसका संख्या बढ़ जाएगा, घट जाएगा। हम आगे देखेंगे क्या क्या होता है उत्परिवर्तन का प्रकार। तो अगर उसके जीन हो गया या गुणसूत्र हो गया, उसका संख्या बदल जा रहा है या उसका संरचना बदल जा रहा है, उसमें जो अस्थायी परिवर्तन यानी कि परमानेंट, एक बार चेंज हो गया तो फिर से वो रिप्लेस नहीं हो सकता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, देखिए क्या लिखा है, जीन या गुणसूत्र की संरचना या संख्या में अचानक होने वाले अस्थायी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। इसका खोज के किया था, तो याद रखिएगा, इसका खोज होवर्ड डी वृज नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये खोजा था। नीचे एक टर्म लिखे म्यूटाजन क्या होता है, उत्परिवर्तन जन क्या होता है। क्या लिखे? उत्परिवर्तन करने वाले कारक को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटाजन या उत्परिवर्तन जन कहते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कार्सिनोजेन, कैंसर उत्पन्न करने वाले एजेंट को हम लोग कार्सिनोजेन कहते हैं। ठीक उसी तरह से आप लोग सुने होंगे पैथोजन, रोग उत्पन्न करने वाले जीव को हम लोग पैथोजन कहते हैं। ठीक उसी तरह से म्यूटाजन क्या होता है? उत्परिवर्तन जन, जो उत्परिवर्तन जन क्या होता है? जो उत्परिवर्तन करने वाला कारक होता है, यानी कि जो म्यूटेशन करवाएगा। म्यूटेशन अलग अलग कारण से हो सकता है, या तो फिजिकल हो सकता है। फिजिकल में जैसे कि आपका रेडिएशन हो गया, अनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कि एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया। केमिकल हो सकता है, बायोकेमिकल हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है। अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं म्यूटेशन का प्रकार। म्यूटेशन समझ गए क्या होता है? आप याद रखिएगा, आनुवंशिक संगठन में अचानक से परिवर्तन जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं म्यूटेशन का प्रकार, टाइप ऑफ म्यूटेशन। आइए सुनिएगा, म्यूटेशन को 3 भाग में बांटा गया है। पहला क्या है? जीन उत्परिवर्तन, दूसरा जीनोमिक उत्परिवर्तन, और तीसरा क्या है? गुणसूत्रीय परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन जीन म्यूटेशन, जीनोमिक उत्परिवर्तन जीनोमेटिक म्यूटेशन, गुणसूत्रीय परिवर्तन क्रोमोसोमल म्यूटेशन। आइए एक करके समझते हैं होता क्या है। सबसे पहले क्या लिखे हैं? जीन उत्परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि डीएनए का जो अनुक्रम होता है उसमें एक अस्थायी परिवर्तन होगा। अस्थायी मतलब परमानेंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीन उत्परिवर्तन। आइए हम आपको समझाते हैं। ये मान चलिए एक डीएनए है, ठीक, डीएनए का टुकड़ा है। इस पर देखिएगा इस तरह से सीक्वेंस लगा होता है, ATGCTT। ये सब क्या होता है? आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आगे चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है प्यूरिन्स होता है, एक होता है पेरामिडिन्स। प्यूरिन्स में क्या होता है? प्यूरिन्स में होता है जैसे कि आपका हो गया AG यानी कि एडेनिन हो गया और ग्वानिन होता है। पेरामिडिन्स में क्या होता है? 3 आता है, CUT कट। आगे हम आपको पढ़ाएंगे CUT, साइटोसिन यूरासिल थायमिन होता है। तो ये क्या होता है? ये देखिए एडेनिन हो गया, थायमिन हो गया, ग्वानिन हो गया, ये साइटोसिन थायमिन एडेनिन थायमिन। और इसके जस्ट कंप्लीमेंट्री बेस पेयर लगा होता है, यानी कि A के सामने T लगा होगा, T के सामने A, G के सामने C, C के सामने G, T के सामने A, T के सामने यहाँ गलत लिखा गया है जी, T के सामने हमेशा क्या होगा? A होगा, कंप्लीमेंट्री बेस पेयर। आगे हम पढ़ेंगे, आपको अभी आपको सिर्फ याद रखना। तो हम बोल रहे हैं क्या, जैसे मान चलिए ये है, यहाँ से मान के लिए C गायब हो गया, डिलीट हो गया, या मान चलिए यहाँ पर T के जगह पर कुछ और आके ऐड हो गया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? डीएनए अनुक्रम में होने वाला एक अस्थायी परिवर्तन होता है। या तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, या तो आके ऐड हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? पूरा सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा था? T। फिर से समझिए हम क्या बोले। जीन उत्परिवर्तन क्या होता है?
अगर डीएनए के अनुक्रम में होने वाला एक अस्थायी परिवर्तन है, ये डीएनए का टुकड़ा है, सॉरी डीएनए है, इस पर इस तरह से जीन लगे होते हैं, जीन 3-3 के पेयर में लगा होता है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, थायमिन, इसके जस्ट नीचे कंप्लीमेंट्री बेस पेयर लगा होता है। हम बोल रहे हैं कि मान चलिए यहाँ पर सी डिलीट हो गया, जब सी डिलीट हो जाएगा तो पूरा इसका सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा, या मान चलिए टी डिलीट हो गया, इसके जगह पर कुछ और आकर जुड़ गया, तो ये क्या होगा, पूरा सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन उत्परिवर्तन। फिर हम आगे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। उसको देखिए क्या लिखे हैं, जीनोमिक उत्परिवर्तन क्या होता है। इसमें क्या होगा, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि मानव में कितना होता है गुणसूत्र, 46 होता है, यानी कि 23 जोड़ा होता है। तो इसमें क्या होगा, जो गुणसूत्र का संख्या वही बदल जाएगा, या तो इंक्रीज हो जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा, तो 47। आगे हम पढ़ेंगे जब हम आपको जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ाएंगे, अनुवांशिक विकार, वहां देखेंगे कुछ में क्या होता है, बढ़ जाता है, कुछ में घट जाता है। जैसे डाउन सिंड्रोम में 47 को हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम में 45 को घट जाता है। तो फिर से सुनिएगा, जीनोमिक उत्परिवर्तन क्या होता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा, या तो इंक्रीज हो जाएगा यानी कि बढ़ के 47 होगा, हम जानते हैं नॉर्मली 46 रहता है, या तो डिक्रीज हो जाएगा घट करके 45 हो जाएगा। अब इधर हम पढ़ना शुरू करते हैं, एक और इसको समझ लेते हैं, फिर हम जीन उत्परिवर्तन को डिटेल में पढ़ेंगे। आइए देखिए उसके बाद क्या लिखे, गुणसूत्रीय परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है। गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, यानी कि गुणसूत्र का संरचना ही बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, अगर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा यानी कि अधिक मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आगे हम पढ़ाते, उधर हम लिखे हैं, एक बार फिर से हम सुन लीजिएगा, हम क्या पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हम लोग उत्परिवर्तन पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हम बोले उत्परिवर्तन क्या होता है, जो अनुवांशिक संयोजन होता है डीएनए में, जीन में, गुणसूत्र में, अगर उसमें अस्थायी परिवर्तन हो जाता, अचानक से परिवर्तन हो जाता, तो उसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं। आगे हम बोले कि उत्परिवर्तन 3 तरह का होता है, एक होता है जीन उत्परिवर्तन, जीनोमिक उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। इसको समझना बहुत जरूरी है, तब आपको अनुवांशिक विकार आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो फिर वहां पर आप कंफ्यूज होइएगा, जीन म्यूटेशन क्या होता है, जीनोमिक म्यूटेशन क्या होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है। बस इसी पर अगला टॉपिक बेस्ट है। जीन उत्परिवर्तन क्या होगा, जो डीएनए का अनुक्रम है उसमें क्या होगा, अस्थायी परिवर्तन हो जाएगा एकल क्षार में। जैसे देखिए ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसमें क्या हो जाएगा, कुछ परिवर्तन हो जाएगा। हम बोल रहे हैं कि या तो सी डिलीट हो जाएगा, या टी के जगह कुछ और आके जुड़ जाएगा, तो इसका पूरा सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद हम बोले कि जीनोमिक उत्परिवर्तन, जीनोमेटिक म्यूटेशन क्या होता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा, या तो इंक्रीज हो जाएगा कि बढ़ के 47 हो जाएगा, या घट जाएगा तो 45। हम देखेंगे डाउन सिंड्रोम में 47 हो जाता है, और जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें 45। अभी कुछ नहीं याद रखना, अभी सिर्फ आपको समझ लेना कि जीनोमेटिक म्यूटेशन होता क्या, सॉरी जीनोमिक परिवर्तन। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं गुणसूत्रीय परिवर्तन क्या होता है, इसमें गुणसूत्र का संरचना बदल जाएगा, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि जीन उत्परिवर्तन का प्रकार कौन कौन सा होता है। आइए देखिए यहाँ लिखे हैं, जीन उत्परिवर्तन का प्रकार 2 तरह का होता है, एक होता है सूक्ष्म उत्परिवर्तन। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बताइए सूक्ष्म उत्परिवर्तन क्या होता है, बृहद उत्परिवर्तन क्या होता है, और एक पूछा था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है। तो याद रखिएगा ये सब पूछा जाएगा क्वेश्चन। या पूछेगा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है, तो क्या लिखिएगा कि गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन होने के कारण जो उत्परिवर्तन होता है यानी कि म्यूटेशन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखे हैं, सूक्ष्म उत्परिवर्तन, या इसी का दूसरा नाम बिंदु उत्परिवर्तन है। इसको हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। नाम से पता चला पॉइंट मतलब क्या, छोटा सा परिवर्तन होगा। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। पहला समझ लेते हैं सूक्ष्म उत्परिवर्तन क्या होता है। क्या लिखे, इसमें डीएनए अनुक्रम में केवल एक एकल नाइट्रोजन बेस में परिवर्तन होता है। इधर से समझा देते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर सी लिखल है ना, ठीक है, तो बोला क्या, एक एकल नाइट्रोजिनस बेस। अभी हम आपको बताया नाइट्रोजिनस बेस 2 तरह का होता है, प्यूरिन्स होता है और पैरामिडिन्स होता है। ठीक, आगे हम बोल रहे हैं कि एकल नाइट्रोजिनस बेस में परिवर्तन होगा। जैसे ये देखिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, यानी कि 2 गलरी वाला है, 1 गलरी 2 गलरी। तो बोला कि एकल बेस में, मान चलिए इसमें चाहे इसमें किसी में परिवर्तन कर दीजिए, मान चलिए इसमें परिवर्तन हो गया या यहाँ पर परिवर्तन हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सूक्ष्म उत्परिवर्तन कहेंगे। यानी कि मतलब कोई एक जगह पर हो रहा, देख रहे एकल बेस पेयर में किसी एक जगह पर परिवर्तन हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म उत्परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद आइए देखिए क्या लिखे, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। यह तब होता है जब 1 या 2 न्यूक्लियोटाइड्स निवेश होता है, निवेश मतलब एडिशन, ऐड हो जाएगा, या विलोपन डिलीट हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ही कारण है इस गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन में क्या होगा, लार्ज अमाउंट में चेंज होगा। तो अगर लार्ज अमाउंट में चेंज होगा तो गुणसूत्रीय परिवर्तन कहला सकता, मतलब हो जाएगा, यानी कि गुणसूत्र का क्या होगा, संरचना ही बदल जाएगा। जबकि हम सूक्ष्म क्या देख रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट पर मान चलिए कहीं यहाँ पे मान चलिए परिवर्तन हो गया, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सी के नीचे अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते हैं, सी के नीचे जी, टी के नीचे ए। तो हम बोल रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन में क्या, कोई एकल बेस पेयर में कोई एक चेंज हो जाएगा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा, ये 3-3 का बेस पेयर है, 3-3 को नजर आ रहा है, इस तरह से जोड़ी में रहता है, ढेर सारा ऐसा रहता है।
तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा, देखिए क्या लिखे, ये तब होता है जब एक या दो न्यूक्लियोटाइड्स का निवेश मतलब इंसर्शन एडिशन हो जाएगा या विलोपन हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यहीं से एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान चलिए ये है, तो अगर मान चलिए यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा तो ये क्या होगा, पूरे फ्रेम को क्या करेगा, पूरे सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक उसी तरह से मान चलिए यहाँ पर कुछ आके ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, पूरे सीक्वेंस को ये डिस्टर्ब कर सकता है। तो उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कह लेते हैं। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होगा, इसमें गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए आप लोग, एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि म्यूटेशन समझना उतना ही जरूरी है जितना आप आगे का टॉपिक समझना चाहिएगा। अगर ये म्यूटेशन आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको जो जेनेटिक डिसऑर्डर है गुणसूत्रीय विकार, उसमें ढेर सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आने लगेगा। हम लोग उत्परिवर्तन पढ़ रहे हैं, उत्परिवर्तन क्या होता है समझ गए। उत्परिवर्तन को हुगो डिवरीज द्वारा खोजा गया था म्यूटाजन। उत्परिवर्तन जन किसको कहते हैं, जो उत्परिवर्तन कराएगा। म्यूटेशन तीन तरह का होता है, जीन उत्परिवर्तन, जीनोमिक उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन में क्या होगा, डीएनए के अनुक्रम में वाला एक अस्थायी परिवर्तन होता है, डीएनए के अनुक्रम में एक हो जाएगा परिवर्तन, मतलब इसका सीक्वेंस में चेंज हो जाएगा। और जीनोमिक में क्या होगा, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो गया तो इंक्रीज होकर 47 हो जाएगा या डिक्रीज होकर के 45। गुणसूत्रीय परिवर्तन में क्या होगा, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। जीन उत्परिवर्तन का प्रकार दो तरह का होता है, एक होता है सूक्ष्म या उसका नाम बिंदु होता है, दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट। सूक्ष्म में क्या होगा, किसी एक पॉइंट पर चेंज हो जाएगा, और फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा, एक से अधिक जगह पर चेंज हो जाएगा, या तो कुछ आके ऐड हो जाएगा या तो कुछ डिलीट हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यहाँ तक समझ लिए हैं, लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गुणसूत्रीय परिवर्तन क्या होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा जेनेटिक डिसऑर्डर। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, लिख लीजिए इसको। तो अब हम लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, पूरे फ्रेश टॉपिक है। चलिए ये देखिएगा क्या लिखे क्रोमोसोमल म्यूटेशन में। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होगा, इसका एक प्रकार है ग्रोस म्यूटेशन। ग्रोस म्यूटेशन इस क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। इसमें क्या होता है, ग्रोस म्यूटेशन ऐसे उत्परिवर्तन होते हैं जिनमें पूरे क्रोमोसोम का कोई बड़ा भाग बदल जाता है। इसमें जीन का केवल एक न्यूक्लियोटाइड नहीं बदलता, बल्कि जीन का बड़ा हिस्सा या पूरा क्रोमोसोम प्रभावित हो जाता है। कुल मिला के ये बोल क्या रहा है क्रोमोसोम उत्परिवर्तन, कि इसमें क्रोमोसोम का संरचना ही बदल जाएगा। हम आपको बताया इससे पहले फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा, दो तरह का म्यूटेशन बताया आपको, जीन म्यूटेशन, एक होता पॉइंट म्यूटेशन, एक होता फ्रेम शिफ्ट। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा, एक सिंगल पॉइंट पर चेंज होगा। फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा, एक से अधिक जगह पर चेंज होगा। लेकिन अगर अधिक मात्रा में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा तो देन फाइनली क्या हो जाएगा, ग्रोस म्यूटेशन उसको हम कहने लगते हैं। और ग्रोस म्यूटेशन क्या करेगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन के लिए जिम्मेदार होगा, यानी कि क्रोमोसोम का संरचना ही बदल जाएगा। तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं, देखिए क्या लिखे हैं क्रोमोसोमल। ये आपसे पूछा जाएगा, बताइए विरहत उत्परिवर्तन क्या होता है। उत्परिवर्तन से 2-3 को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बताइए विरहत उत्परिवर्तन क्या होता है, बिंदु परिवर्तन क्या होता है, गुणसूत्रीय परिवर्तन गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है, ये सब आप याद रखिएगा। ये फिर से पढ़ लेते हैं। विरहत उत्परिवर्तन क्या होता है, याद रखिएगा। ग्रोस म्यूटेशन ऐसे उत्परिवर्तन होते हैं जिनमें क्रोमोसोम का कोई एक बड़ा भाग बदल जाता है। इसमें जीन का केवल एक न्यूक्लियोटाइड से नहीं बदलेगा, पूरा सीक्वेंस ही, यानी कि पूरा हिस्सा या पूरा क्रोमोसोम प्रभावित होता है, यानी कि उसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। ताकि इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग अनुवांशिक विकार पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। छापिए एकरा। तो आइए अब हम लोग अनुवांशिक विकार पढ़ना शुरू करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। आइए ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले म्यूटेशन पढ़े हैं, अगर आपको म्यूटेशन अच्छे से समझ में आ गया तो आप जेनेटिक डिसऑर्डर को तुरंत से खत्म कर लीजिएगा। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। नाम से पता चला अनुवांशिक विकार मतलब क्या, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा। तो कैसे जाएगा, ये तो सेल में चेंज होने से होता ही नहीं है। ये कैसे होगा, अगर जीन में यानी कि क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा, डीएनए में, जीन में अगर परिवर्तन होगा, उसके कारण जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, अनुवांशिक विकार कहेंगे। आइए पढ़ते हैं क्या होता है अनुवांशिक विकार, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं अनुवांशिक विकार क्या होता है। क्या लिखे हैं, जब जीन या क्रोमोसोम कोशिका में परिवर्तन होने से कुछ नहीं होगा, सेक्स क्रोमोसोम में परिवर्तन होना चाहिए। सेक्स क्रोमोसोम क्या है जी, स्पर्म है और क्या ओवम है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अगर सेक्स क्रोमोसोम में परिवर्तन होगा, मेल में क्या पाया जाता है, स्पर्म पाया जाता है शुक्राणु, और फीमेल में क्या पाया जाता है, अंडाणु। अगर उसमें जो क्रोमोसोम पाया जा रहा है, अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो गया तो उसके कारण क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आएगा। आपके कोशिका में परिवर्तन होने से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए ये इससे पहले हम पढ़ भी लिया। तो देखिए क्या लिखे, जब जीन या क्रोमोसोम में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए और उससे जो रोग या समस्या उत्पन्न होता है उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। फिर से याद रखिएगा, कोशिका में परिवर्तन होने से जेनेटिक पर कुछ नहीं प्रभाव कब पड़ता है। अगर सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम में चेंज हो जा रहा है तो उसके कारण क्या हो जाएगा, अनुवांशिक विकार उत्पन्न हो सकता है। तो फिर से सुनिएगा क्या लिखे, जब जीन या क्रोमोसोम में, ध्यान से सुनिएगा, जब जीन या क्रोमोसोम में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए और उससे कोई रोग या समस्या उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर होते रहता है। अगर किसी को मान चलिए हीमोफीलिया है तो हमको हीमोफीलिया नहीं हो सकता, उसी के जो पीढ़ी में होगा उसी को हीमोफीलिया होने का चांस होता है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे क्या होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता,
सबसे पहले महारानी रानी विक्टोरिया को हुआ था। महारानी विक्टोरिया को बिल्कुल नहीं हुआ था, मतलब हुआ था लेकिन उसमें वो सिम्टम्स नहीं दिखेगा। अगर उसका कहीं पर कट लग जाएगा तो उसमें से ब्लीडिंग बंद हो सकता है, क्योंकि वो कैरियर कहलाएगी। आगे हम पढ़ते हैं, अभी कंफ्यूज हो जाइएगा। तो समझ गए क्या होता है आनुवंशिक विकार। अब आइए हम समझते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर का प्रकार। ये दो तरह का होता है, पहला लिखे मेंडेलियन विकार, एक होता है गुणसूत्रीय विकार। मेंडेलियन डिसऑर्डर ये किसके कारण होता है? जीन म्यूटेशन के कारण। इसीलिए हम आपको बोले थे कि म्यूटेशन समझ के लीजिए अच्छे से। अब यहाँ बताइए, जिसको पता ही नहीं रहेगा जीन म्यूटेशन क्या होगा, उसको क्या पता? जीन म्यूटेशन मतलब क्या? अगर डीएनए के सीक्वेंस में परिवर्तन हो जा रहा है, या तो पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, या तो फ्रेम म्यूटेशन हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? जीन म्यूटेशन कहते हैं। तो उसके कारण जो विकार होगा उसको हम क्या कहते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं, जो कि मेंडल के इनहेरिटेंस लॉ को फॉलो करेगा। और गुणसूत्रीय विकार देखिए क्या लिखा है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसको नॉन मेंडेलियन भी कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोमल यानी कि मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करता। इस किसके कारण हो सकता है? या तो हो सकता है जीनोमेटिक म्यूटेशन। क्या कहते हैं जीनोमेटिक म्यूटेशन? यानी कि संख्या बढ़ जाएगा या घट जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या बढ़ सकता है या घट सकता है, उसके कारण जो डिसऑर्डर होगा उसको हम क्या कहते हैं? जीनोमेटिक म्यूटेशन, सॉरी उत्परिवर्तन कहते हैं। तो जीनोमेटिक म्यूटेशन के कारण क्या हो जाएगा? गुणसूत्रीय विकार होगा। या क्या होगा? क्रोमोसोमल म्यूटेशन के कारण। क्रोमोसोमल म्यूटेशन किसको कहते हैं? इसमें क्रोमोसोम का संरचना बदल सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इसलिए हम बोले कि म्यूटेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आगे का टॉपिक समझने के लिए। अब आइए हम लोग समझेंगे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर का क्या अलग अलग प्रकार होता है और गुणसूत्रीय विकार का क्या क्या अलग अलग प्रकार होता है। लिखिए पहले इसको। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर का प्रकार कौन कौन सा होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का प्रकार कौन कौन सा होता है। आइए ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा आपको इसमें पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रोनाउंस करने में भी आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो इंग्लिश लिखा है इसका हिंदी भी वही होता है। तो आइए ध्यान से सुनिएगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर को दो भाग में बांटा गया, एक होता है ऑटोसोमल, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड। अब ढेर सारा बच्चा को पता नहीं होगा ऑटोसोमल क्या होता है, सेक्स रिलेटेड या सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है। तो आपको हम पढ़ाए थे ऑटोसोम क्या होता है, जो एक ही तरह का क्रोमोसोम होता है जो लिंग निर्धारण नहीं कर सकता, उसको हम लोग ऑटोसोमल कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। और जो सेक्स क्रोमोसोम होता है यानी कि लिंग गुणसूत्र होता है, वो क्या करेगा? लिंग का निर्धारण करेगा। आपको हम बताए थे कि मेल में कितना पाया जाता है जी? 24 पाया जाता है, फीमेल में 23, क्योंकि 23 क्या होता है? ऑटोसोम होता है, एक ही तरह का क्रोमोसोम पाया जाता है, XX पढ़ाए थे। फिर बताया था आपको ड्रोसोफिला में कितना होता है, मक्का में कितना होता है, याद रखिएगा। तो ऑटोसोम का सिंपल मतलब क्या होता है? एक ही तरह का जो गुणसूत्र होता है, जैसे XX हो गया, ये फीमेल में पाया जाता है 23 पेयर, और जो मेल में क्या पाया जाता है? मेल में पाया जाएगा XY। लास्ट वाला क्रोमोसोम एक डिसिमिलर है, इसलिए उसमें 24 ऑटोसोम पाया जाता है। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जब जानते हैं ऑटोसोमल का, ऑटोसोमल में भी हम पढ़ेंगे रिसेसिव ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर, डोमिनेंट ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर। रिसेसिव डोमिनेंट क्या होता है हम लोग पढ़े हैं ना, इसलिए बोले थे कि पहला लेक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पूरे चैप्टर में देखिए घूम फिर का आ क्या रहा है? डीएनए आ रहा है, जीन आ रहा है, एलील क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, प्रभाविता क्या होता है, अप्रभाविता क्या होता है, समयुग्मजी क्या होता है, विषमयुग्मजी क्या होता है, ये सब घूम फिर का रहा है। इसलिए हम थोड़ा पहला लेक्चर पर ध्यान दिए थे। आपको हम बार बार बताए थे कि इसको आपको ध्यान से सुनना है। आइए उसके बाद देखिए क्या लिखा है। रिसेसिव हमको पढ़ना PKU फिनाइल कीटोनुरिया के बारे में, उसके बाद हमको पढ़ना सिकल सेल एनीमिया के बारे में, उसके बाद हमको पढ़ना थैलेसीमिया के बारे में, उसके बाद हमको पढ़ना सिस्टिक फिब्रोसिस और एल्बिनिज्म। ये दोनों के बारे में हमको डिटेल नहीं पढ़ना, हमको डिटेल इस तीनों के बारे में पढ़ना, इसके भी बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन हम आपको थोड़ा सा सिम्टम्स बता देंगे। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। तो आइए आगे देखिए क्या लिखे। डोमिनेंट में हमको पढ़ना मायोटोनिक डिस्ट्रोफी पॉलीडेक्टिली, इसको हम थोड़ा सा आपको बता देंगे सिम्टम्स क्या होता है। उसके बाद देखिए हम क्या लिखे हैं, सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड में हमको क्या क्या पढ़ना है, गुणसूत्र संबंधी में हमको पढ़ना, एक्स लिंक के बारे में पढ़ना, इसी के बारे में पढ़ना, और वाई लिंक्ड होता है उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना। एक्स लिंक को हम लोग एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी कहते हैं। देखिए बार बार आ रहा अप्रभाविता क्या होता है, प्रभाविता क्या होता है। तो इसमें हमको पढ़ना कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। हम देखेंगे कि इसमें आप ग्रीन कलर और रेड कलर में यानी कि लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए अगर किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हो गया यानी कि वर्णहीनता हो गया तो किस रंग में विभेद नहीं कर पाएगा। तो आप याद रखिएगा लाल और हरा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हीमोफीलिया के बारे में, डिटेल में पढ़ना क्या होता है। उसके बाद हमको ड्यूकेनिया मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में थोड़ा सा आपको सिम्टम्स बता देंगे। इसमें क्या होता है, मसल्स वीक हो जाता है। उसके बाद आइए देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसमें हमको पढ़ना ऑटोसोमल, ठीक उसी तरह से सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड। ऑटोसोमल हमको एगो बीमारी के बारे में पढ़ना, डाउन सिंड्रोम, इसमें हम देखेंगे कि 47 को क्रोमोसोम हो जाता है, एगो बढ़ जाता है। सेक्स रिलेटेड में देखेंगे टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनफेल्टर KLINEFELTERS क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। तो समझ गए। एक बार हम फिर से इसको प्रोनाउंस कर देते हैं क्योंकि आपको प्रोनाउंस करने में हो सकता है समस्या हो सकता है। फिर इसके बाद हम लोग करके पढ़ना शुरू करेंगे कि PKU क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। ये ध्यान से सुनिएगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर दो भाग में बांटा गया, एक होता ऑटोसोमल, एक होता सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड। ऑटोसोमल में रिसेसिव डोमिनेंट, रिसेसिव में हमको पढ़ना PKU फिनाइल कीटोनुरिया के बारे में, सिकल सेल एनीमिया के बारे में,
थैलेसीमिया के बारे में, सिस्टिक फिब्रोसिस और एल्बिनिज्म के बारे में थोड़ा सा सिम्टम्स देख लेंगे से। डोमिनेंट में आता मायोटोनिक डिस्ट्रोफी और पॉलीडेक्टाइल। सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड में आएगा एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड। एक्स लिंक्ड में हमको पढ़ना कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ना, हीमोफीलिया के बारे में पढ़ना, ड्यूकेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सिर्फ इसका हम देख लेंगे सिम्टम्स थोड़ा सा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में देखिए क्या ऑटोसोमल, इसमें हमको पढ़ना डाउन सिंड्रोम, इस सब का हिंदी भी वही होता है DOWN, यानी कि डा का ऊनो डाउन, आप लिख लीजिएगा अपने से, डाउन सिंड्रोम। और सेक्स रिलेटेड क्रोमोसोम पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। समझ गए यहाँ तक। अब आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से कि ये PQ क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, थैलेसीमिया। आइए लिख लीजिए यहाँ तक। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। आइए ध्यान से सुनिएगा। हम लोग पढ़ना क्या शुरू किए, ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर। हम बताएं कि ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है और सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड हो सकता है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में, अलिंग क्रोमोसोम अपवाहिक विकार के बारे में। इस लेक्चर को यहाँ से आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आनुवांशिक विकार से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछेगा भी आगे, और इस टॉपिक से कंफ्यूज होने का बहुत चांस होता है। पता नहीं चलता है किस में क्रोमोसोम नंबर बढ़ेगा, किस में घटेगा, किस में डिलीट होगा, किस में जुड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं PKU के बारे में क्या होता है। फिनाइलकीटोनुरिया। देखिए होता क्या फिनाइलकीटोनुरिया में, ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पे मान चलिए यहाँ पे जीन प्रेजेंट है किसका, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ध्यान से सुनते रहिएगा, प्रोनाउंस हम बार बार कर दे रहे हैं ताकि आपको समस्या ना होगा, क्योंकि इसका जो इंग्लिश लिखा है ना सेम इसका हिंदी होता है। बायोलॉजी में हिंदी इंग्लिश में ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। देखिए जीन है, किसका जीन है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का जीन प्रेजेंट है। ठीक, ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, इस फिनाइल एलेनिन पे काम करके इसको बदल देगा किसमें, टायरोसिन में। फिर से सुनिएगा, हम बोल रहे हैं कि ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये जीन प्रेजेंट है किसका, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का। ये क्या करेगा, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदल देगा। अब मांग चलिए किसी की वजह से क्या हो गया, इसमें म्यूटेशन हो गया, इसीलिए हम बोले थे कि म्यूटेशन समझ लीजिएगा। अब जब इसमें म्यूटेशन हो गया तब देखिए कोई इंजाइम नहीं बनेगा। जब इंजाइम नहीं बनेगा तो ये क्या होगा, फिनाइल एलेनिन एक्युमुलेट होने लगेगा। फिर से सुनिएगा, एक बार हम बोलते हैं, ये क्रोमोसोम में यहाँ पे जीन पाया जा रहा है किसका, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का। ये क्या करता है, फिनाइल एलेनिन पे काम करके टायरोसिन में बदल देता है, जो कि हमारे शरीर के लिए खतरनाक नहीं है। अब क्या हो गया, इस जीन में म्यूटेशन हो गया। तब जब म्यूटेशन हो गया तो कोई इंजाइम नहीं बनेगा। जब कोई इंजाइम नहीं बनेगा तो ये जो फिनाइल एलेनिन है ना, ये हमारे शरीर में जमा होने लगेगा, और ये फिनाइल एलेनिन शरीर में जमा होने के बाद ये फिनाइल पायरुवेट एसिड में बदल जाएगा। फिर से सुनिएगा, जब इंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलेनिन एक्युमुलेट हो जाएगा और वो आगे चल के फिनाइल पायरुवेट एसिड में बदल जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक होता है। और ये क्या करेगा, आपका ब्रेन सेल को डैमेज कर देगा, आपका स्किन हो गया, हेयर हो गया, इसका डिपिगमेंटेशन करा देगा, मतलब कलर को उड़ा सकता है। ठीक, तो वही होगा क्या, PKU में, फिनाइलकीटोनुरिया में। नहीं समझे, एक और हम फिर बोल देते हैं। फिनाइलकीटोनुरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या, ये क्रोमोसोम है, इस पर जीन प्रेजेंट होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का। जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का जीन प्रेजेंट है तो ये फिनाइल एलेनिन पर काम करके इसको टायरोसिन में बदल जाएगा, जो कि हमारे शरीर के लिए खतरनाक नहीं है। जब इस जीन में म्यूटेशन हो जाएगा, क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई इंजाइम नहीं बनेगा। जब इंजाइम नहीं बनेगा तो ये फिनाइल एलेनिन हमारे शरीर में जमा होने लगेगा। आगे चल के फिनाइल एलेनिन एक्युमुलेट होने के बाद ये फिनाइल पायरुवेट एसिड में बदल जाएगा, और ये फिनाइल पायरुवेट एसिड हमारे शरीर के लिए खतरनाक होता है, जो हमारे ब्रेन के सेल को डैमेज कर देगा, आपके स्किन और हेयर का डिपिगमेंटेशन करा देगा। यही होता है फिनाइलकीटोनुरिया, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। समझ गए हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया। आप लोग बहुत दिन पहले से भी पढ़े होंगे सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है। जो आरबीसी का रंग होता है वो सिक्कल जैसा होता है। सिक्कल मतलब होता है हसुआ जैसा। हसुआ देखिए आप लोग ऐसा वाला रहता है जिससे हम लोग धान उन काटते हैं, तो ऐसा वाला शेप हो जाएगा। आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकॉन क्या होता है, मान चलिए गोल जैसा ना वाला मान चलिए, ठीक। लेकिन जब किसी को सिक्कल सेल एनीमिया हो जाएगा तो उसका आरबीसी का शेप ऐसा हो जाता है। मतलब जब ऐसा हो जाएगा तो क्या करेगा, ब्लड फ्लो को रोकेगा, यानी कि जो आपके शरीर के अलग अलग पार्ट में ऑक्सीजन पहुंच रहा है कुल मिलाकर उसको प्रभावित कर देगा, तो फिर आप में अलग अलग तरह का समस्या दिखेगा। आइए समझते हैं सिक्कल सेल एनीमिया के बारे में समझते हैं। देखिए क्या लिखे हैं सिक्कल सेल एनीमिया में, इसमें आरबीसी का आकार कैसा हो जाएगा, सिक्कल जैसा हो जाएगा, मतलब हसुआ जैसा हो जाएगा। इसमें होता क्या देखिएगा, जो नॉर्मल जीन प्रेजेंट होता है वो एचबीए जीन प्रेजेंट होता है। तो अगर किसी व्यक्ति में एचबीए जीन है, ठीक है कोई बात नहीं, वो नॉर्मल रहेगा। अगर किसी व्यक्ति में एचबीए और एचबीएस जीन होता है, एचबीएस क्या होता है जी, सिक्कल सेल का कैरियर होता है। अगर किसी व्यक्ति में एचबीए और एचबीएस जीन पाया जाएगा तो कैरियर होगा। कैरियर मतलब क्या कि जिस व्यक्ति में ये एचबीए और एचबीएस पाया जाएगा उसको खुद सिक्कल सेल एनीमिया नहीं होगा, उसका उसमें कोई प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन वो कैरियर हो जाएगा। मतलब अगर मान चलिए ये एचबीए एचबीएस वाला जीन है,
अगर इसका शादी ठीक उसी पर्सन से, उसी तरह के पर्सन से हो जाएगा जिसमें HbA और HbS जीन पाया जाता है, तो अगर मान चलो उससे जो बउआ जन्म लेगा तो उसमें अगर HbS जीन चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बच्चा को हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह का सिम्टम दिखेगा। हम इधर आपको बता दिया, अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो मर ही जाएगा। तो इसलिए शादी से पहले ब्लड टेस्ट कराया जाता है कि हम पता करते कि जिस व्यक्ति का शादी हो रहा है उसका जो ब्लड है उसमें किसी भी तरह का डिसऑर्डर है भी, या देखिए जैसे मान चलेगा हम टेस्ट करा लिए, अगर उसमें पाया गया कि HbA और HbS जीन पाया जाता कन्या में, और अगर दूल्हों में इसी तरह का जीन पाया जाएगा HbA HbS जीन, तो उससे जो बउआ जन्म होगा उस पर खतरा है ना, इसलिए ब्लड टेस्ट कराया जाता है। तो जो व्यक्ति HbA और HbS वाला जीन होगा वो कैरियर होगा, उसको खुद सिकल सेल एनीमिया का प्रभाव नहीं दिखेगा, वो रेजिस्टेंस टुवर्ड्स मलेरिया होगा, यानी कि इस व्यक्ति को मलेरिया नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई हो ही नहीं पा रहा। जैसे ही मलेरिया का परजीवी आ जाएगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा। आगे देखिए हम क्या बोल रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति में HbS HbS दोनों जीन पाया जाएगा तो उसको हो गया सिकल सेल एनीमिया, खतरनाक वाला, और वो फेटल है, मर सकता है, मतलब खतरनाक हो सकता है, उसका जान भी जा सकता है। सिकल सेल एनीमिया का सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, देखिए एनीमिया, खून की कमी हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा जिसको हम लोग जॉन्डिस कहते हैं, हाथ पैर में सूजन हो जाएगा, छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि ऐसा होता क्यों। ऐसा सिंपल होता क्या है, जो यहाँ पे 6 नंबर पर ग्लूटामिक एसिड है ना, ये बदल जाएगा किसमें, वेलिन पे, वेलिन में। आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए नॉर्मल जीन है HbA HbS है, HbA है, अगर किसी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो गया तो उसमें HbS जीन प्रेजेंट रहेगा। तो ये क्या है, डीएनए है, मान चलिए डीएनए इस तरह से सीक्वेंस में लगा होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जब हम मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे वहां डिटेल में हम डीएनए को खोलेंगे। तो डीएनए से बनेगा आरएनए, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, सबको पता है। और एमआरएनए से यानी कि आरएनए से बनेगा क्या, आगे चल के प्रोटीन बनेगा। और यहाँ पर क्या होता है, 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर किसी व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया हो गया ना, तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा और जो प्रोटीन बनेगा उसके 6 नंबर पर वेलिन बदल जाता है, यानी कि ग्लूटामिक एसिड वेलिन में बदल जाता है। और यही वेलिन हमारे आरबीसी का शेप चेंज करने के लिए जिम्मेदार होता है। फिर से सुनिएगा, इसमें देखिएगा आपको थोड़ा बहुत इधर उधर नजर आएगा। देखिए यहाँ डीएनए से आरएनए बन गया, ठीक है, GAC-CTC है, बन गया है। यहाँ देखिए GUG नजर आ रहा है, GUG नजर आ रहा है, जबकि यहाँ ए के बदले टीन होना चाहिए, जबकि क्या नजर आ रहा है, यू। तो याद रखिएगा आरएनए है, आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता। आगे हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में कि आरएनए में क्या क्या पाया जाता है, डीएनए में क्या क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, यूरासिल। ठीक उसी तरह से डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, थायमिन पाया जाएगा। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब हम आगे आपको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएगा सारा कुछ। आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि अगर डीएनए में 5 प्राइम यूरासिल लिखा है तो सही है कि गलत है, उधर का बात उधर करने देते हैं। तो यहाँ तक समझे क्या होता है, फिर से एक बार समझ लीजिएगा। सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, आपका आरबीसी का रंग हसुआ जैसा हो जाएगा, यानी कि वो ब्लड फ्लो को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। उसके चलते आपको अलग अलग लक्षण दिखेगा, एनीमिया हो सकता है, पीलिया हो सकता है, हाथ पैर में सूजन, छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि HbA जीन नॉर्मल होता है, HbS सिकल सेल कॉज करता है। तो जो HbS जीन का नॉर्मल वाला है उसके 6 नंबर पर जो आरएनए से प्रोटीन बनेगा उसके 6 नंबर पर ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट रहता है, जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है। ये ग्लूटामिक एसिड किस में बदल जाता है, वेलिन में, और ये वेलिन आपके आरबीसी के शेप को बदल देता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फिनाइलकीटोनुरिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। अब भाई इसके बाद आगे हम पढ़ते थैलेसीमिया क्या होता है, ये छापिए इसको। तो आज हम लोग पढ़ते हैं थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें होता है कि आपके शरीर में खून का बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाएगा। आपको 15 दिन पर, ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का थैलेसीमिया हुआ है। अगर मेजर हो गया तो आपको 15-15, 10-10 दिन पर आपको ब्लड चढ़ाना होगा। अगर माइनर है तो आपको मान चलिए 1 महीना आपको ब्लड चढ़ाना होगा। आइए समझते इसमें होता क्या है, आइए ध्यान से सुनिएगा। हम पर थैलेसीमिया, देखिए इसमें क्या लिखे, रोगी को लगातार खून चढ़ाना पड़ता है, बार बार आपको हॉस्पिटल में जाकर ब्लड को चेंज कराना पड़ता है। जस्ट लाइक आप नाम सुने होंगे ब्लड कैंसर का, कैंसर के बारे में ऐसे भी आप सुने होंगे कि इतना खतरनाक बीमारी है ना। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली है, अगर आपके पास पैसा अरेंज नहीं हो पा रहा तो ऐसे भी आप मर जाएगा फड़फड़ा के, कोई बचाने वाला है नहीं। इस सब से बचना है। चलिए आइए थैलेसीमिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखे, इसमें रोगी को लगातार खून चढ़ाना पड़ता है। इसमें होता क्या, ये ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना, कहाँ पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में, यानी कि लाल रुधिर कणिका में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। यही क्या करता है, ऑक्सीजन का कैरियर होता है, ऑक्सीजन को प्रत्येक भाग में पहुंचाता है। ये हीमोग्लोबिन 2 चेन से मिलकर बनाता है, एक होता है अल्फा चेन, एक होता है बीटा चेन। अब होता क्या थैलेसीमिया में, या तो ये इसमें अल्फा जो ये या तो अल्फा चेन नहीं बनेगा या तो बीटा चेन नहीं बनेगा। आगे हम समझ रहे हैं ये थैलेसीमिया 2 तरह से हो सकता है, या तो होगा कि अल्फा थैलेसीमिया अल्फा चेन नहीं बनेगा या तो बीटा चेन नहीं बनेगा।
देखिए क्या लिखे है, अल्फा थैलेसीमिया। अगर अल्फा थैलेसीमिया तो क्या होगा, अल्फा चेन नहीं बनेगा और बीटा चेन बनेगा। अगर बीटा थैलेसीमिया तो क्या होगा, बीटा चेन सिंथेसिस नहीं होगा लेकिन अल्फा चेन सिंथेसिस होगा। दोनों में खराबी है। होगा क्या देखिए, अगर मान चलिए किसी व्यक्ति को अल्फा थैलेसीमिया है तो उसमें अल्फा चेन नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, बीटा चेन बनेगा। या अल्फा चेन बनेगा तो कम बनेगा या साफे नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा, मेजर आपको थैलेसीमिया हो जाएगा। और अगर आपको मेजर थैलेसीमिया हो गया तो 10-15 रोज पर जाकर आपको ब्लड को चेंज कराना होगा, नहीं तो आपके शरीर में खून का कमी हो जाएगा। इसलिए हम आपको पढ़ाए थे एमनियोसेंटेसिस। से याद है कि एमनियोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं कि माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसमें हम पता करते हैं किसी भी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है भी। अगर गर्भ में ही पता चल गया, अगर इलाज संभव है तो आप इलाज कराइए, नहीं तो आपको गर्भपात करा देना। आपको हम पढ़ाए थे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, किस तरह से उसका गर्भपात कराया जाता है, इसलिए एमनियोसेंटेसिस कराया जाता है। लेकिन इसका लोग गलत उपयोग कर रहा है लिंग निर्धारण में, तो इसको बैन किया जाएगा। चलिए बैन है इसे सरकार की तरफ से। देखिए अल्फा चेन अगर नहीं बनेगा तो मेजर, अगर कम बनेगा तो माइनर हो जाएगा। तो माइनर ठीक ठाक नहीं, बीमारी खतरनाक है। उसके बाद देखिए क्या करेगा, अगर अल्फा चेन सिंथेसिस नहीं हो रही है क्या करेगा, आपके आरबीसी को रप्चर कर देगा। आरबीसी नहीं, आरबीसी रेड ब्लड सेल को रप्चर कर देगा और आप में खून का कमी हो जाएगा। इसका देखिए उसके बाद देखिए सेम उसी तरह से बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा, जो आपका अल्फा चेन है वो बनेगा लेकिन बीटा चेन नहीं बनेगा। तो अगर बीटा चेन नहीं बनेगा तो मेजर हो जाएगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से अल्फा में, और कम बनेगा तो माइनर। ये भी क्या करेगा, आरबीसी को रप्चर करेगा। दोनों कुल मिला के है खतरनाक, बहुत खतरनाक ये बीमारी होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। बहुत सारे लोगों में पाया भी गया है। हम देखे थे बहुत दिन पहले एम्स पटना में, वहां से तो हम गए थे एक बार, तो वहां हम देखे थे कि एक व्यक्ति को नहीं, एक बच्ची को थैलेसीमिया नाम का बीमारी था। उसको 15-15 दिन पा करके ब्लड चेंज कराना होता है। उसको देखिए इसका सिम्टम्स क्या होता है, एनीमिया हो सकता है, त्वचा पीला पड़ना मतलब जॉन्डिस धर लेगा, बार बार संक्रमण होगा, भूख कम लगना। संक्रमण काहे ना होगा जी, क्योंकि जब उसके शरीर में ब्लड ही नहीं है तो कोई भी आके मार के खत्म कर दिया जाएगा। तो ये इसका सिम्टम्स हो गया। समझे क्या होता है थैलेसीमिया, बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। अब आइए हम पढ़ते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस। बस इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना, सिम्टम्स क्या होता है, डिटेल नहीं पढ़ना। सिस्टिक फिब्रोसिस ये भी क्या है, एक ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, फेफड़ों में गाढ़ा म्यूकस यानी कि फेफड़ा संबंधित बीमारी है। दूसरा क्या लिखे, एल्बिनिज्म, पचमा एल्बिनिज्म है। इसमें बालों और शरीर का रंग क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, बाल का रंग और शरीर का रंग उड़ने लगेगा। चलिए उसके बाद देखिए क्या लिखे, अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं बी में, क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। हम ये भी बोले थे कि इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, इंसेटिव नहीं दिया, सिर्फ इसका सिम्टम्स याद रखिएगा। पहला क्या लिखे हैं, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। इसमें क्या होगा, आपका मांसपेशी कमजोर होने लगेगा, आपको चलने फिरने में दिक्कत होने लगेगा, अब ढंग से चल नहीं पाइएगा। उसके बाद क्या लिखे है, पॉलीडेक्टिली। इसमें क्या होगा, अतिरिक्त उंगली। आप देखे होंगे बहुत सारे व्यक्ति को, जैसे हमारे 5 उंगली है ना जी, इसमें देखिएगा एगो एक्स्ट्रा निकला रहता है उंगली में, या तो पैर के या तो हाथ के उंगली में देखिएगा एगो एक्स्ट्रा निकला रहेगा या 2 गो निकला रहता है। वो किसके कारण होता है, पॉलीडेक्टिली के कारण होता है। इसमें अतिरिक्त उंगली निकल जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर क्या क्या होता है। हम पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्लिपेंटल सिंड्रोम क्या होता है। पहले एक छापिए। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं गुणसूत्रीय संबंधित विकार के बारे में। आइए ध्यान से सुनिएगा। हम लोग पढ़ना क्या शुरू कर दिए हैं, गुणसूत्रीय संबंधी विकार। इसको हम लोग एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज भी कहते हैं। आइए हम इसमें समझते हैं होता क्या है। ये देखिए फीमेल है, ये फीमेल है, लिख देते हैं। फीमेल के लिए सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या है, मेल है। हम इसमें समझते हैं कि किस तरह से जो ये आनुवांशिक बीमारी है किस तरह से ट्रांसफर होता है। ये ध्यान से सुनिएगा। ये जो जनरली एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी होता है, ये जनरली मेल को ही इफेक्ट करता है, यानी कि मेल में ही अधिक चांस होता होने का। कैसे देखिएगा, ये मेल है, अगर एक्स वाई क्रोमोसोम है तो इसका मतलब क्या, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर एक भी इसमें डिफेक्टेड जीन आ गया, यानी कि एक्स से वाई आ गया, तो ये क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया, यानी कि इसको बीमारी होने का चांस है। अब फीमेल में देखिए, समझिए, ये फीमेल है, इसमें कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है, एक्स पाया जा रहा है। अगर इसमें एक्स है तब ये क्या होगा, बीमार होगा। यानी कि इसमें दोनों जीन क्या होना चाहिए, डिफेक्ट होना चाहिए। और हम बोले कि अगर इसमें एक्स ए डोमिनेंट जीन है, एक्स है, तो ये बीमार नहीं होगी। अगर एक्स ए है, एक डिफेक्टेड जीन है, रिसेसिव है, और एक डोमिनेंट है, तो ये कैरियर कहलाएगी। यानी कि इसमें क्या होगा, फीमेल में दोनों जीन क्या होना चाहिए, डिफेक्टेड होना चाहिए। क्योंकि यहां देखिए अगर एक जीन डिफेक्टेड है तो ये क्या करेगा, इसके इफेक्ट को ये क्रोमोसोम मतलब मैनेज कर लेता है। तो होता क्या, जनरली ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है जनरली मेल में ही होता है। क्योंकि देखिए मेल में अगर एक भी जीन डिफेक्टेड है तो क्या हो गया, इसको बीमारी धर लेगा। जबकि फीमेल में क्या होना चाहिए, दोनों जीन, देखिए दोनों जीन डिफेक्ट होना चाहिए, तब इसको बीमारी धरेगा। ये क्रिस क्रॉस पैटर्न को फॉलो करता है। क्या होता है क्रिस क्रॉस पैटर्न, आइए समझिएगा। जैसे देखिए अगर फीमेल को बीमारी है
तो फीमेल से ये सन में ही जाएगा, डॉटर में नहीं जा सकता है। और सन से फिर क्या कहाँ जाएगा, ग्रैंड डॉटर में, यानी कि अपने बेटी में ट्रांसफर करेगा। उसके बाद अगर मेल है तो मेल से डॉटर में ही जाएगा, ग्रैंड सन में नहीं, मतलब सन में नहीं जाएगा। समझाते किस तरह से, मांग चलिए मेल क्या है, एफेक्टेड, यानी कि इसको सिकल सेल एनीमिया हो गया है, या कोई सा भी डिजीज मांग चलिए, एक्स ए हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए क्या होगा, मेल से हमेशा अगर डॉटर में जा रहा है तो कौन सा क्रोमोसोम यहाँ से लेगा, एक्स क्रोमोसोम लेगा। अगर डिफेक्टेड है तो एक्स ए क्रोमोसोम ही लेगा। अब बताइए माता में तो वह है नहीं, तो वहां से भी एक्स ही क्रोमोसोम आएगा। तो जब वहां से एक्स क्रोमोसोम आएगा तो ये हमेशा क्या बनेगा, बेटी। तो यानी पिता से हमेशा बीमारी कहाँ जाएगा, बेटी में, और बेटी से फिर ग्रैंडसन में जाएगा। नहीं समझे, फिर से सुनिएगा। हम बोल रहे हैं कि ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है, ये क्रिस क्रॉस पैटर्न को फॉलो करता है। क्रिस क्रॉस पैटर्न कहने का मतलब होता है कि फीमेल से सन में जाएगा, डॉटर में नहीं जा सकता है। फीमेल से सन में जाएगा, सन से ग्रांड डॉटर में जाएगा। ठीक उसी तरह से मेल से डॉटर में जाएगा, डॉटर से ग्रांड सन में जाएगा। कैसे, देखिए जैसे मांग चलिए मेल इफेक्टेड है, मेल अगर मांग चलिए उसको कोई बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया हो गया या कलर ब्लाइंडनेस, दोनों जनरली मेल में ही होता है ज्यादातर। तो देखिए क्या होगा, अगर मेल इफेक्टेड है तो इसमें एक जीन डिफेक्टेड होगा और वाई नॉर्मल होगा। तो यहाँ से देखिए कौन सा जीन आएगा, इफेक्टेड जीन आएगा, एक्स आएगा। और हम जानते हैं कि जो महिलाएं होती है, फीमेल होती है, उसमें एक्स क्रोमोसोम ही पाया जाता है, तो वहां से एक्स क्रोमोसोम आएगा, तो हमेशा क्या बनेगा, बेटी। यानी कि मेल से बीमारी हमेशा कहाँ जाएगा, डॉटर में, डॉटर से उसके बाद ग्रैंडसन में जाएगा। अब आइए हम पढ़ते हैं कलर ब्लाइंडनेस, फिर आप इसको और अच्छे से समझ पाइएगा। चलिए अब इधर पढ़ना शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, जो आपके आंख में कौन सेल होता है ना, जो उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो इफेक्टेड हो जाता है, जिसके कारण आपको हरा रंग और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाइएगा, आप पहचान नहीं पाइएगा। देखिए क्या होता है, ये रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि लाल हरा रंग नहीं पहचान पाते हैं। आपसे सिंपल पूछा जाएगा, बताइए कलर ब्लाइंडनेस में कौन से रंग को नहीं पहचान पाता है जो व्यक्ति होता है, तो याद रखिएगा लाल और हरा रंग को हमें अंतर नहीं कर पाएगा। अब देखिए यहाँ होगा क्या, ये जो कलर ब्लाइंडनेस बीमारी है, ये अधिकतर मेल में ही होता है, फीमेल में बहुत कम ही होता है। क्योंकि हमें आपको तुरंत अभी बताएं कि फीमेल में बीमारी होने के लिए दोनों जीन क्या होना चाहिए, डिफेक्ट होना चाहिए, यानी दोनों रिसेसिव होना चाहिए। देखिए समझिएगा, जैसे ये मेल है, अगर एक्स ए हुआ है, अगर एक भी जीन डिफेक्टेड है ना, तो इसको कलर ब्लाइंडनेस हो गया इसको कलर ब्लाइंडनेस का बीमारी। लेकिन फीमेल के केस में क्या होगा, अगर एक्स है तो ये नॉर्मल होगा, अगर एक्स है तो ये इफेक्टेड होगा, अगर एक्स है और एक नॉर्मल है तो ये क्या होगा, कैरियर होगा। यानी कि इसको कलर ब्लाइंडनेस का बीमारी नहीं होगा, ये सिर्फ कैरियर है, अगले जनरेशन में ट्रांसफर कर सकती है। अब जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहां देखिएगा पेज नंबर 73 में लिखा है कि जो मेल में कलर ब्लाइंडनेस होता है वो देखा गया है 8% और फीमेल में कितना देखा गया है, मार्कर अलग चेंज कर लेते हैं, 0.4%। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस है अधिकतर मेल को ही होगा, फीमेल को नहीं के बराबर ही होता है। क्योंकि मेल में अगर एक भी जीन डिफेक्टेड होता है उसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, लेकिन जो फीमेल है उसमें दोनों जीन डिफेक्ट होना चाहिए, तब उसको क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा। अब आइए हम इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं एक बार, आइए ध्यान से सुनिएगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा क्या बोल रहा है, बोला कि एक महिला है जिसके पिता कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा कि इस महिला का जो शादी हुआ वो भी क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, आदमी में हुआ। तो आपसे पूछ रहा है कि ओकरा से जो बच्चा जन्म लेगा, नॉर्मल बच्चा क्या होगा, मेल, डिजीज्ड मेल क्या होगा, डिजीज्ड फीमेल, यानी कि ओकरा से जो बेटी जन्म लेगा वो कितना बीमार रहेगी, परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। डिजीज प्रोजेनी मतलब यहाँ लड़का लड़की नहीं पूछ रहा, टोटल मिला के आपको पूछ रहा कितना बीमार रहेगा। आइए हम क्वेश्चन को बनाते, सुनिएगा। ये क्या बोल रहा है कि एक महिला जिसका पिता क्या कलर ब्लाइंडनेस है, तो पिता का जो ये होगा कुछ इस तरह से होगा, एक्स वाई। हम जानते हैं कि अगर एक भी जीन डिफेक्टेड है तो बीमार हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि जिस आदमी से उसका शादी हुआ इस महिला का, वो भी क्या कलर ब्लाइंडनेस है, तो अगर पति का लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, पति भी क्या होगा, एक्स वाई होगा। अब बोल रहा है कि महिला का पिता क्या था, कलर ब्लाइंडनेस था, तो महिला का क्या हो जाएगा, पिता का क्या हो जाएगा, एक्स वाई होगा। और माता के बारे में कुछ नहीं कहा गया, यानी कि माता क्या है, नॉर्मल है। तो बताइए यहाँ से एक क्रोमोसोम आएगा और यहाँ से एक क्रोमोसोम आएगा, क्या बन जाएगा, एक्स। ये की है जी, ये क्या है, महिला है। तो महिला का क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, जो कि क्या होगी, कैरियर होगी। तो यहाँ ये महिला का लिख लेते हैं, महिला का क्या हो जाएगा, एक्स। अब इसको हम क्या करते हैं, पुण्य स्क्वायर से खटाक से निकाल लेते हैं। बना दीजिए स्क्वायर, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। बना लीजिए, लिख लीजिए इधर महिला का एक्स, यहाँ पे एक्स और वाई।
कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि इसको घेर देते हैं हम। ठीक है, अब आइए बनाते हैं। अब देखिए इसको इससे मिलाइए तो क्या बनेगा, एक्स से, फिर एक से मिलाइएगा तो एक्स से और वाई, फिर एक से एक्स, फिर एक से एक्स वाई। तो अब आइए इसमें आपको बताना है, मार्कर किधर गया, अब आपको बताना है कि बताइए इससे जो ये सब बौआ जन्म लिया है, क्रॉस कराए हैं, ये सब बौआ जो जन्म लिया है, आपको बताना कि नॉर्मल मेल क्या हो। पहले इसमें देखिए मेल है क्या गो, एगो मेल, दूगो मेल है, दूगो मेल नजर आ रहा है। इसमें से बीमार क्या गो है, पहले क्या पूछ रहा नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या गो बच्चा जन्म लेगा, देखिए एगो बच्चा जन्म लेगा, है कितना, दूगो, यानी कि 100% में क्या हो गया, 50% बीमारे हैं, 1/2, दूगो है, एगो बीमार नजर आएगा। डिजीज्ड मेल कितना होगा, इसमें देखिए कि डिजीज्ड मेल जिसको कि सिकल सेल एनीमिया हो गया है, सॉरी कलर ब्लाइंडनेस हो गया, तो देखिए ये डिफेक्टेड है, ये हो गया 100 में से 50%, ये भी हो गया, यानी कि 1/2। उसके बाद बोला डिजीज्ड फीमेल, इसमें से आपको बताना है कि जो बौआ जन्म लेगा उसको कलर ब्लाइंडनेस किस किस में हो सकता है, कितना चांस है। तो देखिए डिजीज्ड फीमेल क्या होगा, ये फीमेल, ये तो कैरियर हो जाएगी, इसको तो होगा नहीं, ये होगा, यानी कि दूगो महिला, यानी कि 100% में से 50% कलर ब्लाइंडनेस, 1/2। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, डिजीज प्रोजेनी, टोटल बाल बच्चा में से, लड़का लड़की नहीं पूछा, कि टोटल आप बताइए इसमें से कितना जो बच्चा जन्म लेगा उसको कलर ब्लाइंडनेस हो गया होगा। तो देखिए डिजीज प्रोजेनी कितना होगा, टोटल है कितना, एगो, दूगो, तीनगो, 4 गो है, इसमें से आपको डिजीज बताना। तो देखिए एगो लड़का ये डिफेक्टेड है और ये है, तो कितना हो गया, दूगो नजर आ रहा, टोटल है कितना, 4 गो बौआ जन्म लेगा, तो दूगो बीमारी है, 2/4, यानी कि क्या परसेंट, 100% में देखिए दूगो बीमारी, यानी कि 50% बच्चा क्या होगा, जो प्रोजेनी होगा उसमें कलर ब्लाइंडनेस होने का चांस रहेगा। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे बोल रहा है हम कलर ब्लाइंडनेस पढ़ रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है समझ रहे हैं, मेल, ये अधिकतर मेल में ही होने का चांस होता है, आप एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा, 8% मेल में पाया गया है, 0.4% ही फीमेल में पाया गया है। मेल में क्या होता है, अगर एक भी जीन डिफेक्टेड है, अगर XA है यानी कि रिसेसिव वाला, तो इसको कलर ब्लाइंडनेस हो गया। फीमेल में अगर दोनों जीन डिफेक्टेड है तब इसमें क्या होगा, बीमारी होगा। तो देखिए XA डोमिनेंट है, नॉर्मल, ये इफेक्टेड हो जाएगा। अगर एक जीन इफेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, ये कैरियर होगा, इसको खुद नहीं होगा, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करेगी। अगला क्वेश्चन बोला कि एक महिला है जिसका पिता कलर ब्लाइंडनेस है, और साथ ऐसा व्यक्ति हो गया जो खुद कलर ब्लाइंडनेस है। तो देखिए पहले महिला का पिता कलर ब्लाइंडनेस है, माता नॉर्मल है, तो पिता से एगो डिफेक्टेड जीन आएगा, XA ही आ सकता है, क्योंकि महिला है, तो महिला बनने के लिए क्या होगा जी, X क्रोमोसोम के आना पड़ेगा, तो XA यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से X, तो XA हो जाएगा महिला का, यानी कि महिला क्या कैरियर है, तो महिला का हम लिख लिया है यहाँ पर। उसके बाद बोला कि अगर जो पति देव होगा वो कलर ब्लाइंडनेस है, तो पति देव का यहाँ लिख लीजिए, इस तरह से अगर होगा। अब ये आई, इसको एक से मिलाइए, इसको इससे मिलाइएगा तो कुछ इस तरह से प्रोजेनी बनेगा, यानी कि ई महिला से और पति देव से जो दोनों मिलकर बना है, ये सब, ये चारों जो नजर आ रहा है, ये वो बाल बच्चा है। इसमें सबसे पूछा गया कि नॉर्मल मेल कितना होगा, डिजीज मेल कितना होगा, डिजीज फीमेल कितना होगा, डिजीज प्रोजेनी क्या होता है कितना होगा, तब देख के पता कर लीजिएगा। हम लोग मेंडल साहब के बारे में इसीलिए पढ़े थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसलिए किए थे ताकि आपको यहाँ पर क्रॉस कराने में दिक्कत ना हो। चलिए लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हीमोफीलिया के बारे में, आइए लिखिए इसको। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हीमोफीलिया के बारे में। आइए सुनिएगा, हीमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता, यानी कि एक बार कहीं पर कट लग जाएगा तो ब्लड रुकेगा नहीं और फाइनली आदमी का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं हीमोफीलिया के बारे में। देखिए क्या लिखे, इसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ये भी ऐसा बीमारी है जो मेल में अधिक होगा एज कम्पेयर टू फीमेल, मेल में अधिक होता है चांस ये होने का। हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सब मेल में ही ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि जो मेल में होता है, अगर एक भी जीन डिफेक्टेड है, देखिए अगर XY तो नॉर्मल, अगर एक भी जीन डिफेक्टेड है देखिए तो क्या हो जाएगा, उसको हीमोफीलिया हो जाएगा। जबकि फीमेल में देखिए अगर दोनों जीन इफेक्टेड है तब क्या होगा, उसको हीमोफीलिया होगा। अगर एक जीन इफेक्टेड है, एक नॉर्मल है, तो कैरियर होगा, क्योंकि इसका जो प्रभाव है इसके द्वारा ढक लिया जाएगा। अगर दोनों XX है तो नॉर्मल हो जाएगा। इसको हम लोग रॉयल डिजीज के भी नाम जानते हैं। रॉयल मतलब राजा महाराजा वाला बीमारी। ये पहली बार क्वीन विक्टोरिया में देखा गया था, जो कि कैरियर है। क्वीन विक्टोरिया को खुद नहीं होगा हीमोफीलिया, ये अगले पीढ़ी में क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। समझे क्या होता है हीमोफीलिया, ज़्यादा कुछ भारी है नहीं। उसके बाद देखिए तीसरा क्या लिखे हैं, ड्यूकेनियम मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ याद रखिएगा, इसमें मांसपेशी कमजोर हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे गुणसूत्रीय विकार के बारे में। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा एनिफिलैटिक क्या होता है, पॉलीफिलैटिक क्या होता है। आसान है समझ जाना। एनिफिलैटिक में देखिए क्या होगा, इसमें क्रोमोसोम की संख्या या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। जैसे मानव में सामान्यता कितना होता है, 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम। इसमें एनिफिलैटिक में क्या होगा, एक कोनो क्रोमोसोम बढ़ जाएगा,
जैसे मान चलिए, देखिए यहाँ पर हम लिखे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसी तरह 27 को होता है। अभी कितना 46 क्रोमोजोम है। अगर मान चलिए इसका जो फर्स्ट पेयर है क्रोमोजोम, यहाँ पे एक क्रोमोजोम बढ़ गया, तो 2 था तो 3 को हो गया, तो अब कितना हो जाएगा 47 क्रोमोजोम होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी में देखिए क्या लिखे, क्रोमोजोम की संख्या या तो कम जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ देखिए एक बढ़ गया तो हो गया 47, मान चलिए अगर यहाँ पर एक और कम जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। या तो बढ़ जाएगा तो या तो घट जाएगा। याद रखना जरूरी है, क्योंकि हम इसके बाद जब पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, उसमें यही होगा, क्या होगा, बढ़ेगा या तो घटेगा क्रोमोसोम की संख्या। जबकि एक होता पॉलीप्लॉइड, इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम का पूरा सेट ही बदल जाएगा। जैसे 2n है तो 3n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 69। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आएगा, कभी न कभी पूछा जाएगा, तो आप याद रखिएगा। देखिए 2n इक्वल टू कहते हैं 46 है, आपसे पूछा जाएगा बताइए कि 3n में कितना क्रोमोसोम होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए n बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 46, यानी कि 23 हो जाएगा। n बराबर 46 था, आपसे पूछ कितना रहा 3n, तो n का वैल्यू कहते हैं 23, तो रख दीजिए यहाँ पर 3 गुना 23, कितना हो जाएगा 69। अब इसमें क्या हो जाएगा 69 क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक इसी तरह से देख रहे हैं पूरा पोलैरिटी लेवल चेंज हो जाएगा। 2n से डायरेक्ट 3n, 2n से 4n, 2n से 6n। तो समझे क्या होता है एन्यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी। अब आइए हम लोग इसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे, गुणसूत्रीय विकार क्या होता है। मात्र 5 मिनट रुकिएगा, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिखिए पहले इसको। तो आइए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा बच गया है गुणसूत्रीय विकार, इसको पढ़ते हैं फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा, गुणसूत्रीय विकार बस 3 गुणसूत्रीय विकार है। आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या, डाउन सिंड्रोम। याद रखिएगा यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार आप कंफ्यूज होइएगा, किसमें ट्राइसोमी हो जा रहा है, किसमें मोनोसोमी हो जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या लिखे, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम देखिए किसके द्वारा खोजा गया था, डिस्कवर्ड बाय लैंगडन इन 1866। 1 मिनट हम देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं। चलिए हो रहा रिकॉर्ड। चलिए ये देखते हैं। आया था सिग्नेचर कराने, मेस में आजकल खाना ठीक ठाक नहीं दे रहा है, उसी के रिगार्डिंग साइन कराने आया था। चलिए ये देखते हैं। डाउन सिंड्रोम देखिए क्या है, ये डिस्कवर किया था किसके द्वारा, लैंगडन डाउन के द्वारा। ये साइंटिस्ट का नाम है, 1866 ईस्वी में। इसमें आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, बताइए डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है। तो आपको सिंपल याद रखना, जो 21st क्रोमोसोम होता है वो ट्राइसोमी हो जाता है। आइए समझाते हैं आपको। देखिए क्या लिखे हैं, कारण इसका क्या, 21st क्रोमोसोम यानी कि 21वां गुणसूत्र जो होगा वो ट्राइसोमी हो जाएगा। ट्राइसोमी मतलब 3टा हो जाएगा। हम जानते हैं क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहता है, एक पेयर में 2 गो रहेगा, लेकिन इस बीमारी में क्या होगा, जो 21वां गुणसूत्र होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो बताइए क्या क्रोमोसोम रहता है, माना में 46टा, अगर एक बढ़ गया तो क्या हो जाएगा 47टा। तो उसके कारण क्या क्या गड़बड़ी आता है सुनिएगा। तो कारण याद रखिएगा, ट्राइसोमी 21st क्रोमोसोम होता है। फिर से सुन लीजिएगा, डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है, 21वां गुणसूत्र 3टा हो जाता है। ट्राइसोमी, ट्राइ मतलब 3। अब होता क्या, देखिए जैसे नॉर्मल गैमेट है तो 23टा क्रोमोसोम रहेगा, बिल्कुल सबको पता है। अब नॉर्मल गैमेट है तो इसमें क्या होगा, जो 21वां क्रोमोसोम है ना उसमें एक बढ़ जाएगा, तो n+1 यानी कि 24टा हो जाएगा। अब इससे जो जैगोट बनेगा ना उसमें 47टा क्रोमोसोम आ जाएगा। देख रहे हैं 47टा है, 2n+1 तो 47टा क्रोमोसोम हो जाएगा। इसका सिम्टम्स का क्या है याद रखिएगा, हाइट छोटा रह जाएगा। क्या लिखे, छोटा हाइट, छोटे गोल सिर हो जाएगा, जीभ में खांचा जिस तरह से जानवर का रहता है। मुंह आंशिक रूप से खुलेगा, पूरी तरीके से नहीं खुलेगा। मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, यानी कि जो आपका मेंटल एबिलिटी है, मेंटल डेवलपमेंट वो कमजोर हो जाएगा, पढ़ने लिखने में आप कमजोर रह जाइएगा। जन्मजात हृदय रोग, यानी कि बचपन से उसको हृदय रोग हो जाएगा। तो समझे क्या होता है डाउन सिंड्रोम, याद रखिएगा। इसमें जो 21वां गुणसूत्र होता है वो ट्राइसोमी हो जाता है, यानी कि 3टा में हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 47टा क्रोमोसोम। यही आपसे पूछा जाएगा। आइए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, केलिनफेल्टर सिंड्रोम। आइए केलिनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में जानते हैं क्या होता है। यह मेल में होता है, याद रखिएगा जनरली यह मेल में होता है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है फीमेल में होता है। इसमें क्या होता है, इसका कारण क्या है, देखिए ट्राइसोमी ऑफ 23rd क्रोमोसोम, यानी कि जो 23वां क्रोमोसोम होगा उसमें 1टा क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, 21वां क्रोमोसोम में एक बढ़ जा रहा था। इसका कारण क्या याद रखिएगा, ट्राइसोमी ऑफ 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें देखिए नॉर्मल में जैसे मेल में है 44 + X पाई जाएगा, बिल्कुल सबको पता है। लेकिन जो एबनॉर्मल होगा, यानी कि जिसको ये बीमारी होगा, तो उसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आएगा। देखिए XY तो है ही, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा। इसके कारण क्या क्या दिक्कत हो सकता है, देखिए बांझपन हो सकता है। सिर्फ फीमेल ही नहीं बांझपन का शिकार होता, मेल भी बांझपन का शिकार होता। पढ़ाए थे आपको, जब हम पढ़ाए थे, कौन सा चैप्टर पढ़ाए थे, जनन एवं स्वास्थ्य में पढ़ाए थे कि मेल भी बांझपन के लिए जिम्मेदार होता। हो सकता है उसमें स्पर्म काउंट कम हो, जिसको आप लोग देखिएगा अलग अलग तरह का जो प्रचार किया जाता है कि किस तरह से आप मतलब प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। इसमें सब ज्यादा भी ट्रेंड में चल रहा है IVF। चलिए उधर नहीं जाएंगे। उसको देखिए क्या लिखे, फेमिनिन कैरेक्टर, यानी कि महिला वाला गुना जाएगा। किसमें जी, पुरुष में महिला वाला गुना जाएगा, यानी कि ब्रेस्ट बढ़ जाएगा।
ब्रेस्ट मतलब अनुस्तन ग्रंथि जिसको कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गायनेकोमेशिया। गायनेकोमेशिया यानी कि फीमेल कैरेक्टर का डेवलप हो जाना, उसको हम लोग गायनेकोमेशिया कहते हैं। विल्सन का आकार छोटा हो जाएगा, कम टेस्टोस्टेरोन बनेगा, आवाज ज्यादा भारी ना होना, यानी कि आवाज हो जाएगा रानुमंडल जैसा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। ये फीमेल में होता है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ध्यान से सुनते रहिएगा। टर्नर सिंड्रोम ये फीमेल में होता है। इसका कारण क्या, मोनोसोमी ऑफ 23 पेयर क्रोमोसोम, यानी कि 23वां जो क्रोमोसोम होगा उनमें से एक और घट जाएगा। फिर से देखिएगा इधर शुरू से, डाउन सिंड्रोम में 21वां गुणसूत्र में एगो बढ़ जाएगा। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में 23वां क्रोमोसोम एगो एक्स्ट्रा हो जाएगा। जबकि टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें 23वां क्रोमोसोम में से एगो और घटिए जाएगा। देखिए कारण क्या, मोनोसोमी ऑफ 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 23वां क्रोमोसोम में से एक और क्रोमोसोम घट जाएगा। नॉर्मल क्या है, 24 + XX है, जानते हैं फीमेल में होता है। लेकिन एबनॉर्मल क्या होगा, जिसको ये बीमारी हो जाएगा उसमें 44 + X रहेगा, सिर्फ एगो घट जाएगा। ओ मतलब एब्सेंट याद रखिएगा, नहीं रहेगा। तो उसके कारण क्या क्या सिम्टम हो सकता है, बांझपन हो सकता है, मासिक चक्र अवरुद्ध हो सकता है, अंडाशय विकसित नहीं होगा, अन्य द्वितीय यौन लक्षण विकसित नहीं होगा जो फीमेल में होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसको पढ़ना शुरू करेंगे। देखते हैं उसमें कितना लेक्चर लगता है, पढ़ाएंगे तो आपको पूरे। अब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये 6 बजे तक आपका अपलोड हो जाएगा, तो कल आप लोग देख लीजिएगा। परसों हम लोग 6 बजे लाइव आकर के इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले 50 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि इससे हमको 100 क्वेश्चन करना है, यानी कि 150 क्वेश्चन करना है। तो 50 कर लिया, 100 और कर लेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, एग्जाम का तैयारी करते रहिएगा। और जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप इस क्रैश कोर्स से जुड़ रहे हैं तो आप यहाँ से आप अपना फायदा उठाइएगा, पढ़िएगा। सब कुछ का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आपको क्वेश्चन डिस्कशन का अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, चैप्टर का अलग प्लेलिस्ट मिलेगा। जो हम क्रैश कोर्स से स्टार्ट किया उसका अलग ही आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और अभी एग्जाम नज़दीक आ गया, अभी ठंडी का समय भी आ गया, अभी यही समय है पढ़ने का, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। तो आइए आते आते जाते जाते आते आते जाते जाते क्या क्या बोल रहे हैं, तो आइए हम आपको एक शायरी सुना देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कभी सोचा है भाग रहे हो जिसके पीछे, अगर मिल जाए तो क्या करोगे। ध्यान से सुनिएगा, भाग रहे हो, कभी सोचा है भाग रहे हो जिसके पीछे, अगर मिल जाए तो क्या करोगे। ठान जो ली है मंजिल चाह की, ठान जो ली है मंजिल चाह की, अगर पहुंच गए तो क्या करोगे। ये जिसे तुम सुकून कहते हो, उससे भी सुकून ना मिला तो क्या करोगे। तो पढ़ते रहिए आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का धन्यवाद।